इसके बाद आम्रपाली ने एक भिखारन का भेष बदला और श्रीमालू से विदाई लेने के लिए जब वो उसके कक्ष में पहुंची तो श्रीमालू ने भी उसे पहचाना नहीं और कहा, माते, आप कहाँ से आई हैं? आप भी भ्रमित हो गई ना? आम्रपाली ने कहा, सच, आप तो पहचान में ही नहीं आ रही हैं। श्रीमालू ने आम्रपाली से कहा। आम्रपाली भेष बदले हुए श्रीमालू के सैनिकों के साथ वैशाली के लिए निकल गई ताकि राजमहल तक पहुंचते हुए उसे कोई पहचान न सके। वैशाली पहुंचते ही उसने उन सैनिकों से कहा, अब आप लोग जा सकते हैं, मैं अपने आप राजमहल चली जाऊंगी, जैसा आप कहें। ये कहकर वो सैनिक वापस चले गए। उधर पीछे पीछे वो नकाबपोश भी छुपकर आम्रपाली को देख रहा था। इधर उधर देखते हुए आम्रपाली की नजर भी उस पर पड़ी और उसने अपने आप से बातें करते हुए कहा, न जाने ये नकाबपोश कौन है जो इतने दिनों से मुझ पर नजर रखे हुए है। खैर, अभी पहले मुझे राजमहल पहुंचना होगा ताकि मैं बाबा को आजाद करा सकूं। ये सोचकर वो राजमहल की तरफ बढ़ गई, लेकिन उसके चंद्रमा जैसे सुंदर चेहरे का तेज इतना चमक रहा था कि उसे हर पल इसी बात का डर सता रहा था कि उसे इस भेष में भी कोई पहचान न ले। इसलिए उसने अपने चेहरे को घूंघट में थोड़ा सा ढक लिया और फिर वैशाली में कदम रखते ही उसके होश उड़ गए। 2 दिन पहले चारों तरफ ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। लोग खुशियां मना रहे थे। आज वहां सभी एक दूसरे के दुश्मन बने घूम रहे थे। औरतों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सभी इस बात से अनजान थे कि आखिर आम्रपाली खुद उस प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद कहाँ चली गई और किसके साथ चली गई। जिस वैशाली की शांति अमन की बाकी राज्य प्रशंसा करते नहीं थकते थे, आज वहां चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। आम्रपाली ने इससे पहले कभी वैशाली में ऐसा दृश्य नहीं देखा था। सैकड़ों वर्ष पूर्व स्त्री की वजह से नगर में कोई कलह पैदा ना हो, इसलिए नगरवधु की प्रथा का चलन हुआ था। आज उसी प्रथा के चलते राज्य की ये हालत थी। एक पल के लिए दृश्य देखकर तो आम्रपाली भी अपने आप को कोसते हुए कहने लगी, हे ईश्वर, मुझे ऐसा सुंदर रूप दिया ही क्यों, जिसकी वजह से आज मेरे राज्य में खून की नदियां बह रही हैं। ये सब देखकर वो भी डर गई थी, परंतु उसने हिम्मत जुटाई और राजमहल की तरफ अपने कदम बढ़ाए। बूढ़ी औरत का वेश धारण करके हाथ में लकड़ी लिए जैसे ही वो राजमहल के द्वार पर पहुंची तो पहरेदारों ने कहा, अरे माते, आप यहाँ से जाइए, अभी वैसे भी राजा साहब खुद बड़े परेशान हैं। ये सुनकर आम्रपाली ने बूढ़ों की तरह कांपती हुई आवाज में कहा, अरे जरा मुझे अपने महाराज के पास तो ले चलो, शायद मैं उनकी समस्या का हल बता सकूं। तभी ये सुनकर एक दरबार ने कहा, माताजी, आप क्या हल निकालेंगी? पूरे नगर में अफरा तफरी मची हुई है, कृपया करके आप यहाँ से जाइए। तभी आम्रपाली ने हाथ जोड़कर जिद करते हुए कहा, क्षमा करना पुत्र, मुझे एक बार अपने महाराज के पास ले चलो, मैं सत्य कह रही हूँ, मेरे पास उनकी समस्या का हल है। उसकी जिद सुनकर दरबान महाराज के पास उसे ले गया और बोला, महाराज, राजमहल के द्वार पर एक बूढ़ी औरत आई है जो बार बार आपसे मिलने का आग्रह कर रही है। महाराज अभी आम्रपाली की वजह से काफी परेशान थे, क्योंकि उस समारोह में सिर्फ एक ही दिन बाकी था, इसलिए उन्होंने परेशान होकर कहा, अभी किसी से नहीं मिलना चाहते हैं हम, उन्हें कुछ भिक्षा देकर यहाँ से वापस भेज दीजिए। महाराज, वो बूढ़ी औरत कह रही है कि उनके पास आपकी समस्या का हल है। दरबान ने कहा, नहीं, अभी हमें किसी से नहीं मिलना, जाइए यहाँ से। महाराज ने हाथ हिलाकर मना करते हुए कहा। ये सुनकर दरबान मुड़कर वहां से जाने लगा, परंतु अचानक राजा को न जाने क्या हुआ, उसने दरबान को आवाज लगाकर कहा, सुनिए, उस बूढ़ी औरत को हमारे पास ले आइए। जो आ गया महाराज। ये कहकर दरबान राज दरबार के द्वार की तरफ चला गया। चलिए, आपको महाराज ने भीतर बुलाया है। दरबान ने बूढ़ी औरत को अंदर की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है बेटा, चलो। ये कहकर आम्रपाली उस दरबान के साथ अंदर की तरफ जाने लगती है। दरबान के साथ अंदर जाते ही राजा के कक्ष के बाहर पहुंचते ही दरबान ने अंदर जाने का इशारा करते हुए कहा, प्रवेश कीजिए। उसकी बात सुनकर आम्रपाली ने कमरे के अंदर प्रवेश किया और राजा के सामने जाकर बुढ़िया की तरह खड़ी हो गई। राजा की नजर जैसे ही उस बुढ़िया पर पड़ी तो उसने दरबान की तरफ बाहर जाने का इशारा किया और बुढ़िया से कहा, माते, कहिए, आपके पास मेरी समस्या का क्या हल है? आपको पता भी है मेरी क्या समस्या है? जब राजा ने आम्रपाली से ये कहा तो उसकी नजर द्वार की तरफ गई।
इसलिए आम्रपाली ने अपने सिर से बुढ़िया के बाल हटाते हुए कहा, जरा एक बार हमारी तरफ देखिए तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर खुद ब खुद मिल जाएंगे। ऐसा क्या है जिससे हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे? ये कहकर जैसे ही राजा ने सिर उठाया, आम्रपाली की तरफ देखा तो उनके मुंह से आगे कुछ शब्द नहीं निकल पाए और वो उसे देखते ही रह गए। राजा को इस तरह हैरान अवस्था में देखकर आम्रपाली ने कहा, क्या हुआ महाराज, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिले या नहीं? अभी भी महाराज इतने अचंभे में थे कि उनके मुख से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। तभी अचानक उन्होंने हैरान होकर कहा, ये क्या आम्रपाली, आप यहाँ इस अवस्था में? आम्रपाली ने बीच में ही राजा की बात काटते हुए कहा, महाराज सबसे पहले हमें आपसे यही कहना है कि हमसे इस बारे में कोई प्रश्न ना कीजिएगा। हमें बस आपसे इतना ही कहना है कि उसके इतना कहते ही राजा मन ही मन इतना प्रसन्न हुआ कि उसके मन में ख्याल आया कि कम से कम वो यहाँ आई है। तो ये सोचकर उन्होंने तुरंत आम्रपाली से कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा, आपसे कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा। पर पहले आप बताइए कि आप चाहती क्या हैं? राजा ने तुरंत पूछा। ये प्रश्न सुनते ही आम्रपाली ने कहा, महाराज हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम नगरवधु बनने के लिए तैयार हैं। ये सुनते ही राजा की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इनके चेहरे का जैसे रंग ही बदल गया हो। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कल तक जिस नगरवधु को ढूंढने के लिए उन्होंने अपने इतने सैनिकों को भेज दिया था, वो फिर भी नहीं मिली और वो आज अचानक उनके सामने आकर खड़ी है। और हैरान होकर उन्होंने उससे कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु आपने पहले खुद आगे होकर इस प्रतियोगिता में भाग लेने को कहा और फिर खुद कुछ देर के लिए गायब हो गई, चूंकि इस राज दरबार के नियमों के खिलाफ था। उसके बाद आपने वापस आकर हमसे माफी भी मांगी और फिर जब आप इस प्रतियोगिता में विजयी हुई तो आप फिर से यहाँ से भाग गई। आपको पता भी है इस राज दरबार में इससे पहले कभी ऐसी गुस्ताखी किसी ने नहीं की। ये सुनकर आम्रपाली ने कहा, महाराज मैंने आपसे अभी एक क्षण पहले ही कहा था कि मुझसे किसी तरह का कोई प्रश्न मत पूछिएगा। ठीक है, हम तो बस ऐसे ही जानकारी के लिए पूछना चाहते थे, राजा ने कहा। आम्रपाली ने पूरी सूझबूझ से कहा, तो महाराज नगरवधु बनने के लिए हमारी 2 शर्तें होंगी। राजा ने अपनी भौहें थोड़ी सी चढ़ाकर पूछा, वो क्या? ये सुनकर आम्रपाली ने बड़ा सोच समझ कर कहा, हमारी पहली शर्त तो यह कि हमारे नगरवधु की गद्दी पर बैठने से पहले ही आप हमारे बाबा को बंदी गृह से रिहा कर देंगे। ये बात सुनकर ही राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने आश्चर्य से आम्रपाली की तरफ देखकर इनकार करते हुए कहा, नहीं देवी, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और अगर हमने ऐसा किया तो ये हमारे राजमहल के नियमों के विरुद्ध होगा। आज आम्रपाली ठान चुकी थी कि अब वो अपने बाबा को छुड़ा कर ही रहेगी, इसलिए उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, परंतु महाराज आपको मेरी ये शर्त तो माननी होगी, वरना मैं नगरवधु की गद्दी पर नहीं बैठूंगी। उसकी ये बात सुनकर राजा ने उसके सामने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा, नहीं देवी, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि राजमहल में राज्यसभा में जो फैसला एक बार सुना दिया जाता है उसे हम बदल नहीं सकते। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये राजमहल के नियमों के विरुद्ध होगा। आप हमारी बात को समझिए। इसके अलावा आप हमसे जो भी कुछ करने को कहेंगी, हम आपके नगरवधु बनने के बदले में वो करने को तैयार हैं, परंतु हमें इस कठिन परिस्थिति में मत डालिए। कुछ देर तक ध्यान से सोचने के बाद आम्रपाली ने कहा, ठीक है महाराज, तो आपको हमें कुछ देर के लिए हमारे पिताजी से मिलने की इजाजत देनी होगी। हम नगरवधु की गद्दी पर बैठने से पहले अपने पिता से मिलना चाहते हैं। ये सुनकर राजा कुछ देर के लिए सोच विचार करने लगे और फिर उन्होंने जवाब दिया कि ठीक है, अगर आप यही चाहती हैं तो हम आपकी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं, परंतु आपको हमें वचन देना होगा कि आप लौटकर अवश्य नगरवधु की गद्दी पर बैठेंगी, क्योंकि अब आपका इस गद्दी पर बैठना इस राज्य की मान प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक हो गया है। आम्रपाली समझ चुकी थी कि राजा उसके नगरवधु बनने की बात से बहुत खुश है, इसलिए उसने बड़ी समझदारी से जवाब दिया, जी महाराज, हम आपको वचन देते हैं कि हम इस नगरवधु की गद्दी पर अवश्य बैठेंगे, अन्यथा हमें मृत्यु दंड दे दिया जाए। महाराज ने कहा, ठीक है देवी, अभी कुछ देर के लिए आप विश्राम कक्ष में विश्राम कीजिए। कुछ देर में आपको हमारे सैनिक कारागृह तक ले जाएंगे, जहां महानमन को बंदी बनाकर रखा गया है। राजा ने कुछ सैनिकों को वहां बुलाया और कहा, आम्रपाली को उनके विश्राम कक्ष में ले जाया जाए। राजा का आदेश पाते ही सैनिक आम्रपाली को विश्राम कक्ष की तरफ ले गए।
आम्रपाली के चेहरे पर अपने पिता से मिलने की खुशी साफ नजर आ रही थी, परंतु इस समय उसके मन में क्या विचार चल रहा था ये कोई नहीं जानता था। वो सोच रही थी, अब हमें कैसे भी करके अपने पिता को इस कारागृह से मुक्त कराना होगा और किसी ऐसी सुरक्षित जगह भेजना होगा जहां राजा के सैनिक पहुंच ना सके। विश्राम कक्ष तक पहुंचने के बाद भी टहलते हुए वो इसी बात पर विचार करने लगी, क्योंकि उसे इस समय सबसे ज्यादा फिक्र अपने बाबा की थी। इसलिए उसने तय किया कि वो किसी भी तरह अपने बाबा को वहां से मुक्त करा कर ही रहेगी। कुछ दिनों पहले तक हिरनी जैसी सुंदर दिखने वाली आम्रपाली की दुनिया उसके बाबा, अम्बे माँ, हर्षदेव और गुरु आचार्य के इर्द गिर्द थी। आज वही आम्रपाली जीवन की कुछ ऐसी सच्चाइयों को देख चुकी थी कि उसके मन में अभी यही विचार चल रहा था कि अब हमें समझ में आया कि कभी कभी हम ना चाहते हुए भी दूसरों की खुशियों के लिए कुछ ना कुछ बलिदान कर ही देते हैं और हमें करना ही पड़ता है। और अब अम्बे माँ को खोने के बाद हम नहीं चाहते कि बाबा को भी हमारी वजह से अपने प्राणों की बलि देनी पड़े, इसलिए हमें ये बलिदान देना ही होगा। इसी में सबकी भलाई है। और फिर कुछ देर में उसे कारागृह की तरफ ले जाया गया। कारागृह के बाहर पहुंचते ही आम्रपाली ने सैनिकों से कहा, आप यहीं रुकिए, हम अभी अपने बाबा से मिलकर आते हैं। सैनिक वहीं रुक गए और फिर आम्रपाली अपने बाबा से मिलने कारागृह के अंदर चली गई। वहां जाते ही जैसे ही उसने अपने बाबा को देखा तो वो उन्हें गले लगाकर रोने लगी। उसे देखकर उसके बाबा यानी महानमन की आंखें भी नम हो गई थी और उन्होंने नम आंखों से अपनी पुत्री से कहा, बेटी तुम यहाँ क्यों आई हो? ये सुनकर आम्रपाली ने कहा, बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? आपको यहाँ कारागृह में भेजने की खबर सुनकर मैं चुपचाप कैसे बैठ सकती थी? मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि तुमने उस दिन राजमहल जाकर जो गलती की है उसका अंजाम अब सभी को भुगतना होगा। देख लिया ना कि तुम्हारे बाबा क्यों नहीं चाहते थे कि तुम राजमहल में कदम रखो। तुम बालेपन से इतनी सुंदर थी कि हमें तुम्हारे बचपन से ही इस बात का डर था, क्योंकि हम जानते थे कि जिस दिन तुम पर वैशाली के राजमहल के किसी पुरुष की नजर पड़ी तो अनर्थ हो जाएगा। कि आज तक कोई भी खूबसूरत स्त्री वैशाली की इस कुप्रथा से नहीं बच पाई है। हर इस राज्य की खुशी के लिए हर खूबसूरत स्त्री को यह बलिदान देना ही पड़ता है। आम्रपाली ने अपने बाबा का हाथ पकड़कर उनकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ बाबा, आप सत्य कह रहे हैं। अगर उस दिन मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। परंतु आप हौसला रखिए। इस समय मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप किसी तरह इस कारागृह से निकलकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। परंतु बेटी, ये कैसे संभव है? महानमन ने पूछा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से अभी किसी तरह निकालने का इंतजाम कराती हूँ। ये कहकर आम्रपाली ने वहां खड़े 2 पहरेदारों की तरफ इशारा किया। उसके बाबा को समझ नहीं आया कि आम्रपाली अब क्या करने वाली है, परंतु आम्रपाली ने ठान लिया था कि वो अब अपने बाबा को यहाँ से छुड़ाकर ही दम लेगी। इसलिए उसने उन पहरेदारों के पास जाकर उन्हें अपनी अदाओं से रिझाने की कोशिश की। उसके सुंदर चेहरे को देखकर भला किसका मन था जो मचलता नहीं। इसलिए उसके इस खूबसूरत चेहरे को देखकर वो भी उसे पाने के लिए लालायित हो उठे। कुछ देर तक अपनी अदाओं से रिझाने के बाद उसने उन पहरेदारों से कहा, क्यों ना मैं आज आप दोनों को अपने हाथों से मदिरा पान कराऊं? तो आप जरा कुछ मदिरा का इंतजाम तो कर दीजिए। ये सुनकर एक पहरेदार ने कहा, परंतु यहाँ मदिरा कहाँ है? अपनी हिरनी जैसी कमर हिलाकर अपने तीखे नैनों से जब उसने उन पहरेदारों की तरफ देखकर कहा कि क्या आप हमें पाने के लिए इतना भी नहीं कर सकते, तो वो पहरेदार उसकी खूबसूरती से और भी ज्यादा मोहित हो गए। उसके बाद उन्होंने कुछ मदिरा का इंतजाम किया। उसके बाद आम्रपाली ने अपनी खूबसूरती के जलवे दिखाकर उन्हें किसी तरह मदिरा पिलाई। मदिरा पीने के कुछ देर बाद वो पहरेदार अपने होश में नहीं रहे और ये देखकर आम्रपाली झट से अपने बाबा के पास गई और बोली, बाबा जल्दी कीजिए, आपको यहाँ से पीछे वाले मार्ग से कैसे भी करके दूर भाग जाना है, जहाँ आपको राजमहल के सैनिक ढूंढ न सके। ये कहकर वो अपने बाबा को उस कारागृह से बाहर ले जाती है। उसे ऐसा करते देख महानमन ने उससे कहा, मेरी बेटी को न जाने मेरी वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है। नहीं बाबा, आपकी वजह से नहीं, ये मेरी ही गलती का अंजाम है कि आपको ये सजा मिली। परंतु अब मैं अम्बे माँ को खोने के बाद आपको नहीं खोना चाहती, इसलिए मैंने तय कर लिया था कि मैं आपको यहाँ से छुड़ा कर ही दम लूंगी। चलिए अब जल्दी कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि कोई यहाँ आ जाए। ये कहकर आम्रपाली अपने बाबा को कारागृह के पीछे वाले मार्ग की तरफ ले जाने लगी। तभी उसके बाबा ने पूछा, बेटी परंतु मैं जाऊंगा कहाँ? इस नगर में तो मुझे राजा के सैनिक कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे।
नहीं बाबा, आप चिंता मत कीजिए। हम आपको ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहां आपको राजमहल के सैनिक ढूंढ ही नहीं पाएंगे। आम्रपाली ने जवाब दिया। तो महानमन ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहा, ऐसी कौन सी जगह है बेटी? ये सुनकर आम्रपाली ने अपने बाबा के कंधों को पकड़ते हुए कहा, बाबा, राजमहल की पिछली वाली नगरवधु जिसका नाम है श्रीमालू। हमने उसे बहुत गलत समझा था, परंतु वो बहुत अच्छी लड़की है और उसने हमसे वादा किया है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगी। आपको हम उनका पता देते हैं, आप उनके पास जाइए। वो आपको ऐसी सुरक्षित जगह पर रखेंगी जहाँ तक राजमहल के सैनिक कभी नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि हमें अभी इसके अलावा आपके लिए कोई और सुरक्षित स्थान सोच नहीं रहा था, इसलिए आपको हमारी ये बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है बेटी, जैसा तुम्हें उचित लगे। ये कहकर महानमन उसके साथ पीछे के रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं और फिर द्वार तक पहुंचते ही वो अपनी बेटी से गले लगकर कहते हैं, बेटी, परंतु तुम अपना ख्याल रखना। बाबा, अब आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मुझे अब इसे ही अपना भाग्य समझकर जीना होगा कि इस राज्य की खुशी के लिए मुझे इस नगर की नगरवधु बनकर ही रहना होगा, वरना न जाने और क्या क्या अनर्थ हो जाएगा। आम्रपाली ने अपने बाबा की आंखों से बह रहे अश्रुओं को पोंछते हुए कहा। महानमन ने अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, बेटी, इस दिन को मैं नहीं देखना चाहता था, इसलिए इतने सालों तक तुम्हें एक कमरे की 4 दीवारी में ही मैंने कैद रखा, ताकि तुम्हारा जीवन सिर्फ उसके अंदर बीते, क्योंकि मैं जानता था कि जिस दिन किसी पुरुष की नजर तुम पर पड़ेगी, तुम्हें नगरवधु की गद्दी पर जरूर बैठना पड़ेगा। और वही हुआ। ये सुनकर आम्रपाली ने बड़ी बहादुरी से अपने पिता को समझाते हुए कहा, बाबा, अब आप जल्दी कीजिए, वरना राजमहल के सैनिकों ने आपको यहाँ देख लिया तो उचित नहीं होगा, और मुझे इस राज्य की खुशी और आपको इस मृत्यु दंड से बचाने के लिए ये करना ही होगा, और यही मेरा भाग्य है। ठीक है बेटी, अब तुम अपना ख्याल रखना। ये कहकर महानमन सैनिकों की नजर से बचते बचाते वहां से उस पते की तरफ निकल गए जो उसे आम्रपाली ने दिया था। आम्रपाली के दिल को भी अब इस बात की तसल्ली थी कि उसने अपने पिता को कारागृह से छुड़वा दिया। उसने अपने बाबा के हाथ एक पत्र श्रीमालू को भिजवाया था, जिसमें लिखा था कि ये रही मेरी वो बात जिसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो। अब तुम्हें मेरे बाबा का ख्याल रखना होगा। उसके बाद वो कारागृह के बाहर उन सैनिकों के पास आई जो राजा के कहने पर उसे वहां तक लाए थे। उनके साथ आम्रपाली सीधे राजा के कक्ष में जाकर बड़ी बहादुरी से उनके सामने खड़ी हो गई और बोली, महाराज, आपने अपना वादा पूरा किया और अब बताइए, हमें नगरवधु की गद्दी पर कब बैठना है? इस राजमहल में राजा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता था, तो उसकी इजाजत के बिना महानमन कैसे वहां से भाग सकता था? इसलिए राजा ने आम्रपाली की तरफ देखकर कहा, देवी, तो आप अपने पिता को रिहा करवाने में आखिरकार कामयाब हो ही गई। ये सुनकर आम्रपाली के तो जैसे होश उड़ गए और उसने हैरानी भरे अंदाज में कहा, महाराज, आपको कैसे पता चला? राजा ने उसकी तरफ देखकर कहा, देवी, इस राजमहल में हमारी इजाजत के बिना परिंदा भी नहीं पर मार सकता, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए। हम इसके लिए आपको कोई दंड नहीं देंगे। हम तो आपकी समझदारी और बहादुरी को देखकर काफी प्रसन्न हैं। कल तक तो हमें लगता था कि आपके अंदर खूबसूरती और नृत्य कला के अलावा और कोई भी खास गुण नहीं है, लेकिन आज हम ये भी जान गए हैं कि आप कितनी बहादुर और समझदार भी हैं। हम आपकी बहादुरी की दाद देते हैं, परंतु आपकी इस बहादुरी को देखकर हम कहना चाहते हैं कि हम आपके पिता को मृत्यु दंड से मुक्त तो नहीं कर सकते थे, परंतु अब हम आपसे वादा करते हैं कि आपके पिता के पीछे सैनिक नहीं भेजेंगे। ये सुनकर आम्रपाली खुश हो गई। अब उसके दिल को तसल्ली थी कि कम से कम वो अपने बाबा की जान बचाने में तो कामयाब हो गई, परंतु अब उसे अपने वादे के मुताबिक ना चाहते हुए भी वैशाली की नगरवधु बनना ही होगा। इसलिए उसने राजा से कहा, हाँ बताइए, हमें कब इस राज्य की नगरवधु की गद्दी पर बैठना है? राजा बहुत प्रसन्न थे कि अब उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा कि वो इस राज्य की रक्षा नहीं कर सकते, और अब दूसरे दिन होने वाले समारोह में आने वाले दूसरे राज्यों के राजाओं के आगे भी उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। इसलिए उसने आम्रपाली से कहा, देवी, आप विश्राम कीजिए, हम आपके गद्दी पर बैठने का इंतजाम करवाकर आपको खबर देंगे। ये कहकर राजा आम्रपाली को विश्राम कक्ष में भेज देता है और खुद उसे नगरवधु की गद्दी पर बैठाने के लिए अपने कुछ खास मंत्रियों से कहकर उसका सारा इंतजाम करने के लिए कहता है। तो क्या अब आम्रपाली सच में नगरवधु की गद्दी पर बैठेगी? और अगर बैठ भी गई तो उसके साथ आगे क्या होगा? ये जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ इसका अगला एपिसोड।